students, my name is Dhanisha Beniwal. Welcome to the lecture 4 of Perfection IAS for the current affairs revision series for the section economics. तो देख लेते हैं पहला टॉपिक क्या है. पहला टॉपिक है related with the global Findex database of the year 2021. ये रिलेटेड है किससे? फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19, जिसको हाल ही में किसने पब्लिश किया था? वर्ल्ड बैंक ने. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है? आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसको पब्लिश करने वाली एंटिटी दैट इज वर्ल्ड बैंक. सो बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज 123 इकोनॉमीज में जो है जिनको पीपल यूज करते हैं उनको स्टडी किया गया था इस इंडेक्स को रिलीज करने के लिए. जैसे कि वो अपना क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करते हैं, अपना मोबाइल फोन, इंटरनेट किस तरीके से यूज करते हैं किसी भी डिजिटल पेमेंट को सेंड और रिसीव करने के लिए. इंडिया से रिलेटेड अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें तो इंडिया को इन सभी इकोनॉमीज में जो है इंडिया इज वन ऑफ दो 7 नेशंस वेयर half of the 1.4 billion adults worldwide live without access to formal banking. तो ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की कि आउट ऑफ 123 इकोनॉमीज ऐसे 7 देश हैं जिसमें 1.4 बिलियन लग से मतलब से आधी यानी कि हाफ ऑफ द 1.4 बिलियन अडल्ट्स वर्ल्ड वाइड जो है वो बिना किसी जीते हैं बिना एक्सेस के टू द फॉर्मल बैंकिंग. आधार सिस्टम ने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया फाइनेंशियल इंक्लूजन को, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो प्रधानमंत्री ने जैम ट्रिनिटी योजना रिलीज की थी, दैट इज जन धन आधार एंड मोबाइल, जन आधार एंड मोबाइल, जिसमें जनधन अकाउंट हुआ करता था जो कि एक जीरो बैलेंस एंड नो फ्रिल अकाउंट था बैंक में, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका जो पार्टिसिपेशन है बैंकिंग सिस्टम में इंक्रीज हो. क्लियर. फिर उसके बाद में अगर हम आधार सिस्टम की बात करें तो आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम था जिसमें एक बेसिक फीचर मोबाइल फोन से भी आप पेमेंट को सेंड कर सकते थे और पेमेंट को रिसीव कर सकते थे. आधार सिस्टम की वजह से 2011 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो 35% था, वहीं वो 2017 में बढ़ करके कितना हुआ? 80%. नेशन ने पेमेंट को कैश में ना भेज करके बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड से भेजना जो है शुरू किया, जिसकी वजह से पेंशन पेमेंट की लीकेज और इंटरनल जो फ्रॉड हुआ करते थे वो 47% तक उनमें क्या है गिरावट देखने को मिली. अगर हम रीजंस की बात करें फॉर द इनएक्टिव बैंक अकाउंट तो सबसे पहले जो रीजन होता है वो है कि उनको उनकी ज़रूरत नहीं होती. दूसरा रीजन है ट्रस्ट इश्यूज, यानी कि विश्वास से जुड़े जो है विवाद रहते हैं, और डिस्टेंस भी टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक बड़ा क्या है इशू बन जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज विच इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव. जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो ये इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, इसको जल्द ही ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ क्या है इंटीग्रेट कर दिया जाएगा. ये तो दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, दो इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो कि हमें समझने हैं. पहला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. तो ये तो एक प्रोजेक्ट है, पूरा इनिशिएटिव और स्कीम है जिसके बारे में हम समझेंगे. इसको क्या है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम जो है वो ओडीओपी टेक्निक जो है यूज करेगी. राइट. इसकी वजह से क्या होगा, जो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र है, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक नायाब जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसकी मार्केट की जाएगी और उसके बाद उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है बढ़ जाएगी, और इससे इंटायर वैल्यू चेन में जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उन सभी की इनकम क्या है इंक्रीज हो जाएगी. इस स्कीम क्या है, इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देगी जो कि फाउंडेशन ले करेगा किसकी? वैल्यू चेन एस्टेब्लिशमेंट की. एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देयर कुड बी मोर देन 1 क्लस्टर्स ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट्स. क्लियर. तो जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में अगर आप देखें तो भारत देश है, भारत देश में 29 स्टेट्स एंड 29 क्या है स्टेट्स है, राइट है ना, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो
अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कोई ना कोई एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट होती है जिसका एक अपनी स्पेशलिटी होती है, जिसका एक अपना प्रोडक्ट होता है जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है, और उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी है, उसकी कमर्शियल वैल्यू भी है, और उसकी कंज्यूमर वैल्यू भी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें बिहार में, तो वहाँ की लीची बहुत फेमस है, प्रयागराज की गुआवा फेमस है, राइट। तो इस तरीके से हम इनको क्या है प्रमोट करना चाहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, इन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा एंटायर वैल्यू चेन को। तो एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक ही प्रोडक्ट के ज्यादा क्लस्टर्स भी फॉर्म हो सकते हैं। तो बेसिकली ये क्लस्टर मोड पर क्या है, स्कीम क्या है, फंक्शन करती है। तो अगर हम बात करें तो क्लस्टर फॉर्मेशन जो है, मल्टीपल क्लस्टर बनेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर, ये हमने समझ लिया। सो ओडीओपी क्या है, वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाया जा सकता है जो कि उस रीजन में कॉमनली प्रोड्यूस होते हैं। कन्वेंशनल और कटिंग एज आइटम्स जो हैं एंड वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को भी स्कीम के अंदर क्या है प्रमोट किया जाएगा, उन सभी को भी स्कीम के अंदर क्या है स्पॉन्सर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जो है, अगर जो ट्राइबल्स एरियाज हैं उसमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि हनी कलेक्शन है, जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो कुछ ट्राइबल्स होते हैं, कुछ विलेजर्स होते हैं जो सुंदरबंस के ट्रीज के वहां पर जो हनी होता है उसको कलेक्ट करते हैं, और फिर एज अ जो मिनिस्ट्री होती है फिर उनको एज अ प्रोडक्ट उसको सेल करती है। सो ट्रेडिशनल हर्बल फूड होते हैं इंडिया के, जैसे टर्मरिक, आंवला, हल्दी एक्सेट्रा। तो इन सभी को क्या है स्पॉन्सर किया जाएगा, इन सभी के प्रोडक्ट में क्या है वैल्यू ऐड करके क्या है मार्केटाइज किया जाएगा। सो ये तो हुआ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसको सबसे पहले क्या है उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या है शुरू किया था। दूसरा जो प्रोग्राम की मैं बात कर रही थी वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्लियर? नाउ व्हाट इज दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? देखिए, जो हम अगर ई कॉमर्स की हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स पे क्या है आजकल काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कुछ टाइम पहले स्नैपडील भी हुआ करता था, देन मीशो जैसी कोई साइट है, शॉपसी एंड ऑल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इंडिया में क्या है इन्वेंट्री मॉडल अलाउड नहीं है, लेकिन मार्केट बेस्ड प्लेटफॉर्म आपको अलाउड है। सो ई कॉमर्स में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। जितनी वेबसाइट से आप अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे मिंत्रा से आप खरीदे तो वो आपका अकाउंट मांगता है, आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, आप अमेजोन से खरीदते हैं, वो सभी आपका अकाउंट मांगते हैं। तो कहने का मतलब है मल्टीपल अकाउंट होने की बजाय क्यों ना आप एक ही वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लें और उसी अकाउंट से आप मल्टीपल वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय करें। यही पर्पस है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का। क्लियर? सो इसका सिग्निफिकेंस हम समझ लेते हैं। तो जो ओडीओपी स्कीम है उसके बाद हम इसके इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स की बात कर लेंगे। तो जो ओडीओपी स्कीम है बेसिकली वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के जहां पर क्लस्टर को एस्टेब्लिश किया जाएगा वहां के रीजन के डेवलपमेंट की बात करेगी। उस क्लस्टर की डेवलपमेंट होगी तो वहां के लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, बहुत सारी फैसिलिटीज जनरल पब्लिक को अवेलेबल होने जाएगी, यानी कि ओवरऑल उस डिस्ट्रिक्ट का क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगेगा हर एक सेक्टर में। सो ओएनडीसी की ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये चीज मैंने आपको समझा ही दी है। अब अगर इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो भी प्रोडक्ट की मार्केटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन होगा उसे आप अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या है खरीद सकेंगे। सो बेसिकली इन प्लेटफॉर्म को डेमोक्रेटाइज करना है और इनके जो होराइजन्स हैं उसको एक्सपैंड करना है, और जो क्लस्टर हम बनाएंगे और उन क्लस्टर से जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका फर्दर एक्सपेंशन होगा, यानी कि उसके वैल्यू में और ज़्यादा इजाफा होगा और उसका जो है जो क्लाइंटेल है यानी कि जो कंज्यूमर बेस है वो बढ़ेगा। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज की तरफ जो कि है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। सो रिसेंटली जो एनडीएमसी के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने सर्टिफिकेट रिसीव किया है फ्रॉम द इन दिल्ली में फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। क्या सर्टिफिकेट रिसीव किया है?
रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम। अब ये है क्या, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आउटसाइड द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी कुछ लोग जो है वो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, वो स्किल अक्वायर कर लेते हैं, मगर उनकी स्किल की क्या है, कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती क्योंकि उस स्किल का कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, एक प्रोग्राम चलाया था जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम। इसके तहत पर्सन की जो करंट सेट ऑफ स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो उसने ऑन जॉब ट्रेनिंग एक्वायर करे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको सर्टिफिकेट किया जाता है ताकि अब उस पर्सन की स्केलेबिलिटी, उस पर्सन की एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, बढ़ गई है क्योंकि उसको उसकी स्किल का क्या सर्टिफिकेट मिल गया है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उस टाइम पर इस स्कीम के अंदर इस प्रोग्राम को, आरपीएल के प्रोग्राम को क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया। आरपीएल से जुड़ा हुआ यूपीएससी ने शायद 2017 में एक क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इस तरीके की गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, आप इसे टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्कीम जो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को एज अ कंपोनेंट क्या है, इंक्लूड करती है। सो बेसिकली ये जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, ये संकल्प प्रोग्राम के अंदर जो है कैरी आउट किया जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम आरपीएल के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है कि कैंडिडेट को कोई फी वगैरह नहीं देनी पड़ती अगर वो आरपीएल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है। आरपीएल ऑफर्स अ गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट जिससे पर्सन के स्किल और नॉलेज को और उसकी जो वैल्यू लर्निंग है उसको आउटसाइड द फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। कैंडिडेट सक्सेसफुली 500 INR यानी कि 500 इंडियन रुपीज एंड प्लस सर्टिफिकेशन जो है मिलता है उनको। कैंडिडेट्स बहुत सारे फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट्स भी समझते हैं और कैंडिडेट्स को 3 साल तक के लिए फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी आरपीएल सर्टिफिकेट के साथ क्या है, मिलता है। अगर हम एम की बात करें तो एम क्या है, बेसिकली ये जो स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है इसका एम ये है कि कोई भी स्किल है वो अनरिकॉग्नाइज्ड ना चला जाए, यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन जो एडोलेसेंट हैं उनको इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस किया जा सके ताकि वो खुद को सपोर्ट कर सके और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वेराइटी ऑफ सेक्टर्स जैसे कि ट्रेड स्किल्स, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग, बिल्डिंग, इन सभी में उन सभी का क्या है, रिकॉग्निशन दिया जा चुका है। सो बेसिकली एक चांस प्रोवाइड करता है ताकि नॉलेज के सेक्टर में मिनिमम डिस्पैरिटीज हो सके, यानी कि बेसिकली नॉलेज सेक्टर में डिस्पैरिटीज को कम करने का काम करता है आरपीएल प्रोग्राम, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम। क्योंकि ये प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का एक कंपोनेंट है तो इसलिए हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी डिस्कस कर लेते हैं। 2015 में एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था थ्रू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि आरपीएल की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है और इस स्कीम की भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो सारे कॉस्ट को कवर करती है जो कि पे किए जाएंगे ट्रेनर्स को ताकि वो स्किल प्रोवाइड कर सकें और जो भी एनरोल किए जाएंगे स्टूडेंट्स, ट्रेनीज जो हैं उन सभी को ट्रेन कर सकें। क्लियर? ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को पे किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स ऑफ द स्कीम। फंडिंग की बात करें तो 50-50 स्प्लिट होता है ऑफ द कैश एंड द टारगेट्स targets is being used to implement the program at the state and the federal level, यानी कि 50% स्टेट फंडिंग मिलती है और 50% स्टेट फेडरल फंडिंग मिलती है इस प्रोग्राम को। डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज का एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में क्या है, इंक्रीज किया जा सके, यानी कि बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है वो और ज्यादा स्किल हो, इसीलिए हमने प्रधानमंत्री की कौशल का मतलब होता है स्किल विकास योजना क्या है, लॉन्च की। जो नेक्स्ट न्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वन कंट्री वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और आप ध्यान से सुनिएगा।
बेसिकली वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है वो क्रिएट एक सिंगल ब्रांड की बात करता है, अ सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर एंड लोगो, क्लियर, अंडर द फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो है क्या ये, देखिए गवर्नमेंट क्या है डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी जो है देती है, मगर इन सब्सिडी को अब वो क्या करना चाहती है, एक सिंगल ब्रांड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड लोगों के अंडर क्या है ये देना चाहती है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये 3 टाइप के फर्टिलाइजर्स यहाँ इमेज में शो कर रखे हैं, लेकिन इनका जो ब्रांड और लोगो है वो क्या है, सेम है। तो यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वन कंट्री वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसे रन किया जाता है अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जनुवारक परियोजना। इस प्रोग्राम के अंडर क्या है, इस वन कंट्री वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम को क्या है रन किया जाता है। So basically, businesses are permitted to advertise their name, brand, logo, or other pertinent product information on 1/3 of their bags under the ONOF। यानी कि कोई भी कंपनी जो अपना नाम, ब्रांड और लोगो लिखना चाहती है वो इस पैकेट के सिर्फ 1/3 हिस्सा पर ही लिख सकेगी। बाकी हिस्से पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रधानमंत्री भारतीय जनुवारक परियोजना के तहत जो लोगो और ब्रांड डिसाइड होगा वो लिखा जाएगा, क्लियर। तो इसमें क्या है, ब्रांड का नाम क्या है, भारत। सो ब्रांड का जो भारत नाम है वो रिमेनिंग 2/3 ऑफ द स्पेस को कवर करना चाहिए। प्रधानमंत्री जन उर्वारक परियोजना इस तरीके से लिखा होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंपनी अपनी 1/3 ऑफ द स्पेस पे क्या है दे सकती है। जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, ऑल फर्टिलाइजर्स कंपनीज, जो भी स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज हैं या फिर जो फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यूरिया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है यानी कि डैप है, so like I was talking about that the marketing entities जो कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटैश जैसे फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, वो सभी फर्टिलाइजर कंपनीज को गवर्नमेंट का ही लोगो लगाना होगा। रेस्ट ऑफ द 1/3 एरिया में जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है अपनी योजना के हिसाब से वो अपना ब्रांड और अपना नाम जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। सो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है वो सभी किस ब्रांड के नेम के अंदर सोल्ड किया जाएगा, या तो भारत यूरिया, भारत डैप, भारत मॉप एंड भारत एनपीके रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो भारत जो वर्ड है ये अब से क्या है एज अ ट्रेडमार्क यूज होगा अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी, क्लियर है। कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या फिर वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, सभी इस प्रोग्राम के तहत क्या है बाध्य है। यानी कि ये प्रोग्राम सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या है ऑब्लिगेटरी है, क्लियर। ऐसा इसलिए किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ताकि जो फर्टिलाइजर्स का ब्रांड है वो थ्रू आउट द नेशन क्या है कंसिस्टेंट रहे, सेम रहे। आगे बढ़ते हैं। न्यूज में रहा मून लाइटनिंग। तो काफी मून लाइटनिंग का जो एक फिनोमिनन था वो न्यूज में बहुत रहा। जैसे कि रीजन ये है कि जो स्विगी जैसी कंपनी है, हम सभी जानते हैं कि स्विगी किस तरीके की कंपनी है कि वहां पर क्या है वो एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है जो कि लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स होते हैं वो स्विगी के ऐप पर अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर करवा करके अपने प्रोडक्ट्स वहां से सेल कर सकते हैं, और फिर कोई भी पर्सन चाहे वो स्विगी से अपना फूड वगैरह ऑर्डर कर सकता है। एंड ऐसे ही इसी तरीके से काम करने वाली एक और कंपनी है जिसका नाम है जोमैटो, क्लियर। सो बेसिकली स्विगी न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि पहली बार ये ऐसी कंपनी है, ऐसी फर्म है जिसने अपने एम्प्लॉयज को साइड प्रोजेक्ट्स में इंडल्जेंस के लिए अलाउ कर दिया। इसी फिनोमिना को कहते हैं मून लाइटनिंग। सो बेसिकली ये एक तरीके की ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कोई भी पर्सन जो है अपनी फर्स्ट जॉब के अलावा किसी सेकंड जॉब में यानी कि आउटसाइड द रेगुलर बिजनेस आवर्स अपने आप को क्या है इन्वॉल्व कर सकता है विदाउट द एम्प्लॉयर्स नॉलेज,
यानी कि जिस पर्सन ने उनको एम्प्लॉय किया है उसके नॉलेज के बिना वो अपने आप को किसी सेकंड जॉब में क्या है एम्प्लॉय कर रहा है। वैसे तो कंपनी अगर खुद ही अलाउ करे, जैसा कि स्विगी ने अलाउ किया है, तो ये जस्टिफाई किया जा सकता है। मगर इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है उसको हम अनएथिकल प्रैक्टिस में भी काउंट करते हैं। यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपनी फर्स्ट जॉब के अलावा काम करना, अगर वो फर्स्ट जॉब को हार्म करता है, अगर कोई पर्सन अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहता है तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर मून लाइटनिंग के फिनोमिना की वजह से जो पर्सन की मेन कंपनी है जिसमें वो काम कर रहा है, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज अराइज होती है, तब ये थोड़ा क्या है प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज अपनी हॉबी को परस्यू करना आउटसाइड द प्रोमाइसिस ऑफ द ऑफिस या फिर आउटसाइड द वर्किंग आवर्स, तो इट इज जस्टिफाइड, इट इज एथिकल। मगर अपनी फर्स्ट जॉब को कॉम्प्रोमाइज करना अपनी सेकंड जॉब के लिए, वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस काउंट की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके के जो लोग हैं जो मून लाइटनिंग जैसे फिनोमिना में इंडल्ज होते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहला तो एक बेसिक जो मोटिव होता है किसी भी पर्सन के लिए वर्क करने का, वो होता है मनी। सो बेसिकली एक्स्ट्रा इनकम को अर्न करने के लिए लोग अपनी रोल्स को क्या है स्विच करते हैं। कुछ लोग हैं जो नया स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ रेलिवेंट फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो उनके फर्स्ट जॉब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो वो अब शायद स्विच कर लें फ्यूचर में। एंड दूसरे लोगों के साथ नेटवर्किंग बिल्ड करना भी कुछ लोगों का इस तरीके के फिनोमिना में इंडल्ज होने का उद्देश्य होता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी रेगुलर जॉब के अलावा 9 to 5 दूसरे भी ऑक्यूपेशन करते हैं, और ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसा देखा गया है कि लोगों की एक दूसरे जो जॉब है उसके ऊपर क्या है एक इफेक्ट क्रिएट करती हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि अपनी सेकंड जॉब की वजह से जो पर्सन है अपनी फर्स्ट जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस ना करे। मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को इस तरीके से एक्स्ट्रा जॉब में इन्वॉल्व होकर के एक एडवांटेज होता है। मनी तो एक मोटिव होता ही है, दूसरा स्किल भी एक एक्वायर हो जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर हम मून लाइटनिंग फिनोमिना के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में ये है कि लीगल हो सकता है मगर ये अनएथिकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो सकती है। जो ट्रस्ट है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पे करता है, वो ट्रस्ट भी ब्रेक हो सकता है। तो ट्रस्ट ब्रीच का इशू है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच का इशू है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और हो सकता है ये लीगल हो मगर ये क्या है अनएथिकल है। क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है एक कोई जनरल लेजिस्लेशन अभी नहीं है। मगर अगर फिर भी अगर देखा जाए तो जनरल लेजिस्लेशन ना होते हुए भी इस तरीके की प्रैक्टिस को क्या है फॉरबिड किया जाता है, unless and until the employer itself allows its employee. Clear? Now let us talk about the जल जीवन मिशन का हर घर जल। क्लियर? गोवा हमारे देश में पहला स्टेट बना जिसने हर घर जल का जो एक्रीडेशन है उसे क्या है प्राप्त कर लिया है। तो गोवा तो क्या है हमारा पहला स्टेट बना, लेकिन पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी रही कंट्री के अंदर, वो थी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। सो बेसिकली 2000 कुछ वर्ष पहले इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को क्या है मर्ज कर दिया गया। सो 2020-21 में क्या है इस यूनियन टेरिटरी को, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, मगर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इन दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया है। क्लियर? सो गोवा हमारे देश में पहली स्टेट बनती है और दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हमारे देश में पहली यूनियन टेरिटरी बनती है जिन्होंने हर घर जल का एक्रीडिएशन क्या है प्राप्त कर लिया है। गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन को ईयर 2019 में लॉन्च किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड assured tap water supply to every rural household by the year 2024। यानी कि 2024 तक हर घर को हर रूरल एरिया में यानी कि रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर सप्लाई किया जाएगा, यानी कि हर घर जल सप्लाई किया जाएगा थ्रू टैप वाटर। सो ये इसका क्या था एक मेन ऑब्जेक्टिव था। और किस तरीके का पानी, ऐसा पानी जो पीने योग्य हो, यानी कि ड्रिंकेबल टैप वाटर सफिशिएंट क्वांटिटीज में हर रूरल हाउस होल्ड को
बाय 2024 क्या है पहुंचाने का उद्देश्य है इस जल जीवन मिशन का। इंडियन गवर्नमेंट जो है वर्क करेगी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ ताकि अपने इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके। मिशन जो है वो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पे चलता है ताकि वाटर की जो वाटर की जो सप्लाई की जो फाउंडेशन है फॉर दिस मिशन उसको हम स्ट्रेंथन कर सके। मिशन जो है उसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल जो प्ले करती हैं चीजें वो है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। अगर पानी से संबंधित कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है उस एरिया में तो वाटर से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है, वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज में, खास करके जिसकी वजह से महिलाओं को परेशानी होती है, उस तरीके की चीजें हम क्या है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे लिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है प्ले करना, एंड एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है प्ले करता है। अगर हम मिशन के गोल की बात करें तो बेसिकली पब्लिक को मोबिलाइज करना है वाटर रिलेटेड इशू के लिए और वाटर को एक क्या है यूनिवर्सल कंसर्न बनाना है। सो बेसिकली पब्लिक के बिहेवियर को, पब्लिक के आइडियाज को और पब्लिक के जो सपोर्ट है उसको मोबिलाइज करना है फॉर द कॉज ऑफ वाटर। सो ये इस मिशन का क्या है गोल है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि अब जैसे गोवा को क्या है फर्स्ट स्टेट बनाया गया, जैसे गोवा जो है पहला स्टेट बना जिसको ये एक्रीडिएशन मिला हर घर जल का। उससे पहले जो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दमन एंड दीयू एंड दादर एंड नागर हवेली इस यूनियन टेरिटरी को मिला। अब तो मर्ज हो गई है ना यूनियन टेरिटरी। तो क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट इस तरीके से यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट्स को सर्टिफाई करने के लिए? सबसे पहले जो जल जीवन मिशन की जो मार्गदर्शिका है, जो एक बेसिकली एक तरीके की जो गाइडलाइंस हैं, वो क्या कहती हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? सबसे पहले तो क्या है ग्राम सभा की मीटिंग होती है, फिर फील्ड इंजीनियर जो है पंचायत को जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं वाटर ड्रिल प्रोजेक्ट की, यानी कि जो एट द ग्रास रूट लेवल पे ग्राम सभा इंपॉर्टेंट है। फिर विलेज अफर्म करता है कि उसका हर एक फैमिली जो है कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई रिसीव करता है रिक्वायर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी में, और कोई भी घर जो है छूटा नहीं है। और इसका फैसला कौन लेता है? ग्राम सभा। यानी कि ग्राम सभा ये तय करती है कि गांव के अंदर हर एक घर में स्वच्छ और पीने योग्य जल को पहुंचाया जा रहा है और इसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है। यानी कंसिस्टेंटली इस मिशन के ऑब्जेक्टिव जो है विलेज के अंदर फुलफिल किए जा रहे हैं। जैसे ही ग्राम सभा ये अफर्मेशन देती है उसके बाद बाकी के सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन से भी ये अफर्मेशन लिया जाता है, जिसमें स्कूल, आंगनबाड़ीज और बाकी सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है शामिल हैं। अगर वो भी टैप वाटर रिसीव करते हैं तो कोई भी यूनियन टेरिटरी है या फिर स्टेट है, उसको हर घर जल का एक्रीडिएशन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से रिलेटेड है। सबसे पहले तो इस स्कीम को थोड़ा सा ब्रेक करके समझते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, नाम से ही समझ आ रहा है कि इमरजेंसी के केस में क्रेडिट की गारंटी देने की कोई स्कीम है। सो अब इमरजेंसी कौन सी थी? पिछले 2 सालों से एक ही इमरजेंसी रही है, वो है कोविड-19 की। 2020 में भारत में पहला कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन रहा और उसी समय गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को रिलीज किया था। किसके लिए? एमएसएमई कंपनीज के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो सीलिंग है उसको रेज किया गया, राइट। तो यानी कि अब इसकी सीलिंग जो है 5 लाख करोड़ की है। अगर कोई भी एंटिटी लोन लेना चाहती है, खास करके एमएसएमई के बारे में बात कर रहे हैं, इसको 2020 में एज अ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर क्या है पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया था, ताकि जो एमएसएमईज की कंपनी है जिनके जो ऑपरेशंस है कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से सफर हुए हैं, अगर वो अपने लॉसेस को कंप्लीट करने के लिए लोन लेना चाहती हैं, मगर उस लोन की गारंटी होनी चाहिए क्योंकि लॉसेस है ना। तो उस लोन की गारंटी कौन देता है? उस लोन की गारंटी देती है भारत सरकार अपनी कौन सी स्कीम के तहत? अपनी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। मगर
पूरे लोन की गारंटी तो नहीं दे सकती, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सीलिंग लगाई। और वो सीलिंग कितनी है, वो सीलिंग है 5 लाख करोड़ रुपीस की। यानी कि 5 लाख करोड़ तक का अगर लोन है तो उसकी जो गारंटी है पे करने की, उसकी वो गारंटी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। सो बेसिकली मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को एक कंप्लीट गारंटी दी जाती है अगेंस्ट एनी ऑफ द लॉसेस इनकर्ड बाय द एमएसएमईज इन केस जो बोरोवर्स हैं अपने बोरोइंग अमाउंट पे डिफॉल्ट कर जाते हैं। क्लियर। इसे प्रोवाइड कौन करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इसे लोगों तक क्या है, प्रोवाइड करवाती है। सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि इसके रिलेटेड सभी ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिमिट की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जब 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो इसकी लिमिट जो है वो 3 लाख करोड़ रुपीस रखी गई थी। बाद में इसे बढ़ा करके 4.5 लाख करोड़ रखा गया, मगर अब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा करके 5 लाख करोड़ रुपीस जो है रख दिया गया है। तो अब फिलहाल कीमत क्या है, इतनी है। इतने तक का अगर कोई भी एमएसएमई लोन डिफॉल्ट करती है तो उसकी जो गारंटी है वो भारत सरकार लेती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ द ईयर 1955 और उसका खास करके उसका सेक्शन 32 जो है न्यूज में है। इस एक्ट को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो है इम्प्लीमेंट करता है। क्लियर। अब जान लेते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 क्या कहता है। न्यूज में तो ये इसलिए रहा क्योंकि तूर दाल के जो प्राइजेस हैं वो काफी बढ़ गए, स्काई रॉकेटिंग वर्ड जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर। सो बैकग्राउंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 1955 में जब ये एक्ट बनाया गया था तो इसका मेन मकसद ये था किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सभी चीजों को क्या है, रोकना। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सभी को क्या है, रोकना है। और एसेंशियल कमोडिटीज की जो सप्लाई है उसको मेंटेन रखना है। अब एसेंशियल कमोडिटीज क्या होती है, देखिए या तो फूड प्रोडक्ट्स होंगे एसेंशियल कमोडिटीज। अब उसमें भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या चीज एसेंशियल है। मान लेते हैं दालें, हमारे देश में दालें खाई जाती हैं एंड तो दाल क्या है, एक एसेंशियल कमोडिटी है, उसकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे वॉर हो जाए, दाल की सप्लाई हमें चाहिए क्योंकि ऐसे तो लोग फिर क्या है, भूखे मरने लग जाएंगे। तो दालें हो गई हैं कि चावल है, आटा है, फ्यूल है, ईंधन है, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया। अगर एलपीजी गैस की सप्लाई भी बंद रुक गई लेकिन अगर केरोसिन ऑयल प्रेजेंट है तो उससे खाना बनाया जा सकता है, घर में रोशनी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो कहने का मतलब है वो बेसिक अमेनिटीज जो किसी भी पर्सन की एक तरीके से लाइफ लाइन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो इसमें फूड और फ्यूल जैसी आम चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी आती हैं। महंगे प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटीज में काउंट नहीं किया जाता है। इस एक्ट को इसीलिए पास किया गया था ताकि एसेंशियल कमोडिटीज की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना की जाए। एसेंशियल कमोडिटीज का जो सेक्शन 32 है उसमें एसेंशियल कमोडिटीज को क्या है मतलब लिस्ट किया गया है। सो कमोडिटीज जो है एक्ट सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट के हिसाब से किसी भी कमोडिटी को एक्ट के शेड्यूल में क्वालिफाई किया जाता है एज अ एसेंशियल कमोडिटी। यानी कि एसेंशियल कमोडिटी किस तरीके से डिफाइन होगी वो मेंशन किया गया है सेक्शन 2 में। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी के पास अथॉरिटी है ऐड और रिमूव करने की प्रोडक्ट फ्रॉम द शेड्यूल। यानी कि एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो ये कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट के अंदर से कोई भी आइटम ऐड कर दे या रिमूव कर दे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेंटर भी ऐड करती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो फेडरल कंट्री है। हालांकि यूनियन ऑफ इंडिया जरूर लिखा है आर्टिकल 1 में, मगर इन इफेक्ट क्या है, हमारी कंट्री क्या है, फेडरल कंट्री है।
इसीलिए स्टेट का सलाह मशवरा किसी भी काम को करने के लिए क्या है, एसेंशियल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा देश क्या है, एक फेडरल कंट्री है और सेंटर को स्टेट की क्या है, एडवाइस करनी चाहिए, यानी कि कंसल्ट करना चाहिए अगर वो किसी भी आइटम को लिस्ट से रिमूव करती है या फिर ऐड करती है, इफेक्टिवली इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ECA ऑफ 1955 यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 को इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये एम्पावर करता है सेंटर को, ताकि वो एम्पावर कर दे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वाइड रेंज पे कॉमर्स एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या है, कंट्रोल किया जा सके, ताकि किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन क्या है, ना बढ़े। यानी कि बेसिकली जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल, डिमांड एंड सप्लाई को क्या है, कंट्रोल करने की बात करता है। So this is it for today's lecture. I hope you like it. We'll see you in the next lecture. Thank you so much for watching Perfection IAS. Have a nice day.